इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था। यस सर। कौन सा? टू और मोर कमोडिटी केस। टू और मोर कमोडिटी केस, यानी कि हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ईएमयू, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके दो केस हमने पढ़े थे, सिंगल कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। इसके साथ ही हमारी इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। यूटिलिटी एनालिसिस जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हमने सेकंड अप्रोच के रूप में पढ़ा था, ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी को मेजर करने के कॉन्सेप्ट में दो अप्रोचेस हमने पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच इज कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस, जो अभी तक हमने पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो किससे रिलेट करता है, ऑर्डिनल अप्रोच। इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। टॉपिक का नेम क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक कौन सी अप्रोच से रिलेट करता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिलेट करता है कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। क्या थी ये अप्रोच? व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच? यस, यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड, इट कैन बी रैंक्ड। हम इसको रैंक दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसके सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसको क्या देते हैं? रैंक देते हैं। और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में अपन को क्या क्या पढ़ना है? एक तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ना है। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी इसके फीचर्स हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एमआरएस, एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है इंडिफरेंस कर्व। इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व, आईसी। ये अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच क्या बताती है और किसने प्रोपाउंड की? दिस अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय एलन एंड हिल्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड, इट कैन बी रैंक्ड। हम इसको केवल रैंक दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो कंजप्शन करता है उसके ऐसे कॉम्बिनेशंस वो बनाता है। जैसे हमारे पिछले टॉपिक में भी कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े थे, पीपीसी एक टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, वहाँ भी हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। वहाँ एक प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशंस बना रहा था कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो एक कंज्यूमर ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाएगा दो गुड्स की, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन का लेवल जो होगा हर कॉम्बिनेशन पर वो क्या होगा? सेम होगा। इंडिफरेंस वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रल। कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसके लिए कॉम्बिनेशन ए बेस्ट है, बी बेस्ट है, सी बेस्ट है या लास्ट वाला बेस्ट है। वो सभी कॉम्बिनेशन उसको क्या करते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ ज़्यादा है, यानी कि सभी जगह उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? सेम जैसा मिल रहा है। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो डिसाइड नहीं कर पाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम combinations of two goods which gives same level of satisfaction. What is the indifference curve? It is a graphical presentation of maximum possible or maximum possible combinations of two goods which gives same level of satisfaction. It is a graphical presentation of maximum possible combinations of two goods
which gives same level of satisfaction. कितने गुड्स है यहाँ पर? 2 गुड्स। 2 गुड्स की वो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएगा कि उसको उन गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। हर कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम एक एग्जांपल यानी इसकी एक टेबल ड्रॉ करते हैं किस तरह से सेम होता है। फर्स्ट कॉलम इज कॉम्बिनेशंस, सेकंड कॉलम इज गुड एक्स एंड गुड फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर है, गुड्स 2 होने चाहिए, 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन उससे बनाना है, इसका मतलब किसी गुड की यूनिट 0 नहीं होनी चाहिए। पहली ये हमें ध्यान रखना है, हमें 0 से इसको स्टार्ट नहीं करना, दोनों गुड्स की कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, अरे ये नेसेसिटी है। तो यहाँ पर सपोज गुड एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम करता है, कितनी यूनिट? 1 यूनिट। और सपोज गुड वाई की उस टाइम पर 20 यूनिट्स कंज्यूम करता है, एक्स की 1 यूनिट एंड वाई की 20 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है। अब वो एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करके वो चाहता है कि मैं x की यूनिट्स को क्या करूं? इंक्रीज करूं। x की 1 के बाद क्या रहेगी? तो 2। लेकिन वो ये चाहता है कि y को मुझे सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन कितना? हम कितना सैक्रिफाइस करें? इसमें हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे सपोज 5, टोटल हमने कितना सैक्रिफाइस किया? 5। 20 में से 5 कम करो कितना बचेगा? 50। ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों किया अपन आगे समझेंगे अभी ना। एक कॉम्बिनेशन हमने और बनाया, x की कितनी यूनिट्स आएगी? 3 यूनिट्स। तो y का वापस हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। जब हमने पहले 5 का सैक्रिफाइस किया तब हम डिक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाइस किया, ये ध्यान। यूपीसी जब बनाते थे तो उसमें इंक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाइस होता था, यहाँ जो सैक्रिफाइस होगा वो कैसे होगा? डिक्रीजिंग रेट से। पहले 5 है तो 5 से कम सैक्रिफाइस, 4 का सैक्रिफाइस। 5 4 कम तो कितना बचेगा? 11। यहाँ पर कितना आएगा? 11 आएगा। ऐसे हम एक और कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं डी। x की कितनी यूनिट्स होगी? 4। तो y की कितनी होगी बताओ? 3 कम करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 4 अब 3 कम हुआ तो 8। अब ये कॉम्बिनेशन हमने एक और बनाया, इसकी 5 यूनिट्स, यहाँ पर 2 से कम होगा कितना आएगा? 6। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन ऐप हमने बनाया, यहाँ इसकी 6 यूनिट है, इसकी कितनी हो जाएगी? 5। 1 का सैक्रिफाइस, लास्ट 1 तक हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका सैक्रिफाइस खत्म हो गया। अब इसके आगे हम कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे। लास्ट हमने 1 यूनिट का सैक्रिफाइस किया, 0 सैक्रिफाइस करेंगे 5 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो हमने क्या करा, 2 गुड्स हमारे पास x एंड y, इसके हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए और ये हर कॉम्बिनेशन जो है a से लेकर के f तक हमें क्या करना है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। यानी कि कंज्यूमर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कॉम्बिनेशन a ज़्यादा अच्छा है या कॉम्बिनेशन f ज़्यादा अच्छा है, एक में से कोई सेंटर वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसको क्या दे रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है? सेम। इस वजह से कंज्यूमर यहाँ पर इंडिफरेंस माना जाता है। तो जब डिसाइड हम कोई चीज़ नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए बोलते हैं या क्या नहीं करना चाहिए, उस कंडीशन को बोलते हैं इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस कब क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। हमारे पास ये a से लेकर के f तक का मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसके आगे हमारे पास f के आगे g कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका सैक्रिफाइस लास्ट 1 था और हम कर चुके हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, गुड्स कितने होंगे? 2 गुड्स होंगे, x एंड y। इसका मतलब दोनों गुड्स की कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, एक भी गुड की यूनिट 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर किसी की यूनिट को 0 नहीं लिखा। फिर आगे लिखा which gives same level of satisfaction। ये हम क्या करते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए ना, यहाँ पर हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब इस टेबल को हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उससे जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन का नाम होगा इंडिफरेंस कर्व। अब हम इसी टेबल की हेल्प से क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। आपको नोट करने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो आप अभी मत नोट करेगा, पहले समझने पड़ेगा।
पे क्या शो होता है? यूनिट ऑफ गुड एक्स। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ गुड एक्स। वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ गुड वाई। यहाँ लिखिए यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। यहाँ आएगा यूनिट ऑफ गुड वन। यूनिट्स ऑफ गुड। हमारे पास x में 1 to 6 है, यहाँ 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर मैक्सिमम 20। तो हम कितने कितने का इंटरवल ले सकते हैं? कितने कितने का ले सकते हैं? 4 का ले लें। जो 4 8 12 16। अब कॉम्बिनेशन को अपन को पॉइंट मार्क करना है। पहला कॉम्बिनेशन ए, x की कितनी है? 1, x की 1, y की 20 पर अपन को पॉइंट मार्क करना है। 1 से 20 को मैच करना है। सेकंड 2 पर 15, इधर से 2 देखना है, ऊपर से 15। 2 और 15 का कॉम्बिनेशन 16 से थोड़ा नीचे होगा। उसके बाद 3 पर 11, 12 से नीचे आएगा। उसके बाद 4 पर 8, 5 पर 6, इधर से 5 इधर से 6 आएगा 4 और 8 के सेंटर में। और 6 पर 5 आएगा 4 से ऊपर। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये जो लाइन ड्रॉ हुई, इस लाइन का नाम क्या है? IC, इंडिफरेंस कर्व। अब आप नोट कर लीजिए। अब इंडिफरेंस कर्व के बाद इंडिफरेंस कर्व के हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफी बार 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 3 स्टार इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व slopes downward from left to right. First property is indifference curve slopes downward from left to right. Same property का PPC में इसमें भी slope downward था। PPC का slope इस तरह का था लेकिन था downward। IC का slope इस तरह का है लेकिन है डाउनवर्ड। अब ऐसा क्यों बनता है? पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? उसका रीजन भी हमने समझा था। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या था? पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। एक्स की यूनिट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो वाई को डिक्रीज करते हैं। नेगेटिव रिलेशन, कोरिलेशन पढ़ा था ना 11th क्लास में। कोरिलेशन में नेगेटिव कोरिलेशन की डायग्राम्स भी पढ़े थे। नेगेटिव कोरिलेशन था तो ऊपर से नीचे की तरफ आता डाउनवर्ड स्लोप। उसका रीजन क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। इस वजह से डाउनवर्ड बनता है। इसका रीजन क्या होगा? आई से स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। दैट्स व्हाई आई से स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन क्या बोला अभी मैं? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। अभी हमने जो टेबल बनाई है उसको देखो। गुड एक्स की यूनिट्स क्या कर रहे हैं अपन?
1 2 3 4 5 6 इंक्रीज करें, गुड वाई की यूनिट्स क्या करें, डिक्रीज करें। तो दोनों में रिलेशन कैसा, एक्स और वाई में रिलेशन दे दो, इनवर्स है ना, नेगेटिव भी बोलते हैं इसी रिलेशन को, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है गुड एक्स एंड गुड वाई की। इस वजह से आईसी का जो स्लोप है कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। तो पहला फीचर है, इसका हम डायग्राम जो बनाएंगे सिंपली इस तरह का अपने डायग्राम ड्रॉ कर देंगे बिना स्केलिंग, सिंपल। और इसमें आप एक लाइन नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज an inverse relationship between good x and good y. लाइन आप नोट कर लीजिए। एक ग्राफिक डायग्राम इस तरह का आप बना लीजिए यहाँ यूनिट्स ऑफ x यूनिट्स ऑफ लाइन क्या समझ में आ गई, because there is an inverse relationship between good x and good y. This is the first property of IC. फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नोट मत करिए, मैं आपको नोट करने का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ड्यूरेशन को ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर पॉज करते हैं ताकि आप आराम से नोट करें, ठीक है ना। पहले समझ लो आंसर। पहला फीचर हो गया आईसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर अपना लेफ्ट हैंड होगा, इधर राइट हैंड होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ से जाता है और से नीचे की तरफ। अब सेकंड फीचर है IC is convex to its origin. सेकंड फीचर क्या है, IC is convex to its origin. इसका ऑपोजिट हमने PPC में पढ़ा था, याद है, PPC is concave to its origin. तो कॉन्केव जो था उसका डायग्राम का शेप इस तरह का था, और IC convex है, इसका शेप इस तरह का। तो IC का शेप क्या है, convex, PPC का क्या होता है, concave। अभी हम IC पढ़ रहे हैं, IC कॉन्वेक्स बनता है, क्यों, PPC कॉन्केव क्यों बनता है, उसका रीजन बताओ। PPC कॉन्केव क्यों होता है, हमने लिखा था वहां पर, समझा भी था। Why PPC concave to its origin? Because of increasing MOC, marginal opportunity cost हमने उस टेबल पर बनाई थी, याद है, टेबल बनाई थी, उसके साथ में हमने MOC का एक कॉलम बनाया था, और वो MOC इंक्रीजिंग थी। हमने पढ़ा था कि अगर ये MOC इंक्रीजिंग नहीं होती, कांस्टेंट होती, तो PPC एक स्ट्रेट लाइन बनता। अगर MOC डिक्रीजिंग होती तो वो कॉन्वेक्स बनता, लेकिन MOC जनरली इंक्रीजिंग होती है, इस वजह से PPC कॉन्केव बनता है। यहाँ पर हमारी कॉन्वेक्स है ना, इसका जो स्लोप कैसा है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स बनने के पीछे रीजन क्या है, उसका रीजन है यहाँ पर जो हम y कॉमोडिटी की यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, वो किस रेट से करें, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे सैक्रिफाइस किया। तो ये इंक्रीजिंग रेट है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम जो गुड वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसकी रेट डिक्रीजिंग होती है, और जो रेट अपन यहाँ कैलकुलेट करें 5 3 5 4 3 2 1, इस रेट को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम क्या कर रहे हैं, गुड x को इंक्रीज कर रहे हैं, तो y को क्या करें, डिक्रीज करें। तो हम क्या कर रहे हैं, y की जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं ना। y की हमने 5 यूनिट सैक्रिफाइस करी, तो हमने गुड x की 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिए, फिर हमने 4 यूनिट्स सैक्रिफाइस करी है, तो वापस x की हमने 1 यूनिट और बढ़ाई, फिर हमने y की 3 यूनिट सैक्रिफाइस करी, फिर हमने x की 1 और यूनिट बढ़ाई, फिर हमने y की 2 यूनिट सैक्रिफाइस करी, फिर वापस हमने x की 1 यूनिट बढ़ाई, और लास्ट में हमने y की 1 सैक्रिफाइस करी और x की भी 1 अपन ने गेन की। तो हम क्या कर रहे हैं, y कमोडिटी की जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं, x को कर रहे हैं। तो जो रिप्लेसिंग रेट है ना वो डिक्रीजिंग है, 5 4 3 2 1। इसी रेट को क्या कहा जाता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में इस रेट को कहा जाता है MRS XY। XY को लेकर के दो बोल सकते हैं, x और y, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS XY। और ये MRS XY जनरली क्या है, डिक्लाइनिंग। 5 4 3 2 1 ये रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के कारण ही हमारा IC क्या बनता है,
कॉन्वेक्स बनता है। पीपीसी में हमने पढ़ा था पीपीसी कॉन्केव क्यों बनता है, क्योंकि एमओसी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग, इस कारण से कॉन्केव बनता है। यहाँ पर रेट है एमआरएस, तो ये जनरली डिक्लाइनिंग है, इसी कारण से क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो इसका रीजन क्या होगा, आईसी इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में अपन आगे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे एक्सवाई क्या होता है, इसका डिफाइन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे एमओसी का फॉर्मूला सेम होगा एमआरएस एक्सवाई का भी, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, याद है एमओसी का फॉर्मूला क्या होगा था, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, ये सेम फॉर्मूला है एमआरएस एक्सवाई का भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही, केवल रेट का डिफरेंस है कि उसमें इंक्रीजिंग रेट है, इसमें डिक्रीजिंग रेट, बाकी कॉन्सेप्ट होगा वही। यहाँ पर भी फॉर्मूला ही एमआरएस के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है आईसी इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में डायग्राम तो सेम बनेगा लेकिन इसका रीजन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस एक्सवाई डिक्रीजिंग है। मैं इनको अपन डिटेल में और लिखवा दूंगा, ठीक आगे ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद अपन थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, third point is two IC never intersect to each other। क्या लिखा, two IC never intersect to each other। अगर हम एक ही ग्राफ पर दो IC प्लॉट करते हैं इस तरह, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, डिफरेंट आईसी डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। सेम आईसी के अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं, एक आईसी पर ए बी सी डी ई एफ ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। लेकिन अगर दो आईसी हैं, यहाँ पर जैसे इसका मैंने नाम दिया आईसी 1, ये आईसी 2, हर आईसी एक अलग डिफरेंट लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन इन दो आईसी में क्या कॉमन चीज है, ये पॉइंट एक कॉमन है। मान लो इसका नाम हमने दे दिया ए पॉइंट, एक पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेटिस्फेक्शन आईसी 1 पर ए पॉइंट पर मिल रही है वही सेटिस्फेक्शन आईसी 2 पर ए पॉइंट पर मिल रही है, यानी दोनों आईसी पर सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। जबकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक आईसी के डिफरेंट पॉइंट्स पर सेटिस्फेक्शन सेम हो, मतलब दो आईसी अगर साथ में आ गए, दोनों आईसी पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, सेम नहीं मिलना चाहिए। ये इसके अजम्पशन का पार्ट है। दो आईसी हमने साथ में बनाए तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों पर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। कॉमन पॉइंट ये कह रहा है कि आईसी 1 और आईसी 2 का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दोनों का क्या है, सेम है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम अगर अलग अलग रूल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। एक आईसी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर सेटिस्फेक्शन सेम हो सकता है। एक आईसी की कॉम्बिनेशंस का मतलब हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर मार्क किया, फिर दूसरा हमने यहाँ मार्क किया, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, इस तरह से मैंने पॉइंट्स को मार्क किया। ये कॉम्बिनेशन ए बी सी और एफ, ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, यहाँ पर एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। लेकिन अगर हम एक और आईसी के साथ प्लॉट कर देते इस तरह से, फिर इसी पॉइंट कॉमन हो गया इसमें, तो ये कभी कॉमन नहीं हो सकता। अगर ये आईसी 1 है और ये हमारा आईसी 2 है, तो 2 जो आईसी है ये अलग सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, सेम नहीं कर सकता। देखिए इन दोनों में कंडीशन क्या है, सी पॉइंट ऐसा है जो सेम सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि दो आईसी अगर हम साथ में प्लॉट करते हैं तो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब तीसरा, उसके बाद चौथा पॉइंट है आईसी नेवर टचेस both the axis। आईसी नेवर टचेस both the axis। एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी हमारा आईसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है। हमारे डायग्राम में भी हमने बनाया था तो ना इधर टच किया ना इधर टच। उसका रीजन क्या है, क्यों टच नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी कॉम्पोनेंट की यूनिट जीरो नहीं है। टच कब होता है, जब जीरो होता है। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब कभी टच नहीं करेगा। जीरो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से अगर कोई पॉइंट मान लें तो यहाँ आएगा,
जैसे अपन ने पीपीसी में किया था, फर्स्ट यूनिट 0 लिखी और 0 पर 15, इधर से 0 यहाँ 15, तो हमारा डायग्राम यहाँ से चालू है, लेकिन इसमें 0 से कोई पॉइंट ही नहीं, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब किसी भी गुड की यूनिट 0 नहीं होती है। हमने डिफाइन भी लिखी है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी कि दो गुड्स तो होने चाहिए, और अगर वो किसी एक्सिस को टच करता है तो किसी एक कमोडिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो हमारी अजम्पशंस के अगेंस्ट है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, IC नेवर टचेस बोथ द एक्सिस, IC हमारे किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, यानी इस टाइप की कंडीशन नहीं होगी। हाँ तो ऐसा होगा, हाँ इस तरह की कंडीशन। हाँ तो ये y एक्सिस को टच करता है ना, x एक्सिस को टच करता है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी अजम्पशंस है देयर शुड बी टू गुड्स, दो गुड्स होने चाहिए। अगर वो यहाँ टच करा, कौन सी यूनिट 0, अगर ये y एक्सिस पे टच हो रहा है, इसका मतलब कौन सी यूनिट 0, x की 0, इसकी तो 0 ही है, y की तो यहाँ तक है, y की 0 नहीं, इतना y का तो है, x का 0, इधर टच हो रहा है, इसका मतलब x का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, x में तो कुछ नंबर्स हैं, लेकिन y का क्या हो गया, 0, इसका मतलब कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि दो गुड्स होने चाहिए। तो एक भी एक्सिस को टच कर रहा है, तो किसी एक गुड की यूनिट 0 हो जाएगी, जो हमारे अजम्पशंस को फेल करेगी, इसलिए हम लिखेंगे किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है हायर IC shows higher level of satisfaction. Higher IC shows higher level of satisfaction. मतलब लाइन का मतलब क्या, हायर IC shows higher level of satisfaction. हायर का मतलब क्या होता है, बड़ा या ऊंचा। तो जैसे अपन एक डायग्राम बनाते हैं और इसके ऊपर IC ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हमने दिया IC1, इसका हमने नाम दिया IC2, इसका हमने नाम दिया IC3। तो जो सबसे हायर IC है, इस IC पर एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा क्यों, उसका एक रीजन है, जिसको बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसका रीजन हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है समझना, इधर मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको बोलते हैं। आपके पास सपोज 100 रुपए कितने हैं, 100 रुपए, और आपको आपकी मम्मी ने बोला मार्केट जाना है और 2 गुड परचेज करके लाने, A और B, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं, कुछ क्या नाम देना, मिर्ची टमाटर, सर को नहीं आएंगे टमाटर, चिली एंड टमाटो। 100 रुपए दे के बैठे हैं और अपन को 2 आइटम मंडी से खरीद के लाने हैं, मिर्ची और टमाटर। अपन गए मंडी और पहले दुकानदार से उसने बात करी, दुकानदार A अपने पास, मान लो कि दुकानदार A है, जिसके पास अपन गए और उससे भाव पूछे कि क्या भाव, दुकानदार ने तुम्हारे बजट के हिसाब से बताऊंगा, तुम्हारे पास कितना बजट है, मेरे पास हर क्वालिटी का माल है। तो दुकानदार को बोलेगा 100 रुपए है हमारे पास, मेरे वालों ने इतने दिए, 100 रुपए दोनों आइटम ले जाने। दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आधा किलो तो आपको मिर्ची दे दूंगा और आधा किलो आपको क्या मिल जाएंगे, टमाटर। अपन होशियार आदमी है, एक दुकान पर तो भाव पूछेंगे, तो अपन दूसरी दुकान पर चले गए, दुकान B पर जाके अपने भाव पूछा कैसा क्या भाव, क्योंकि अपन वो भाव नहीं बता रहा, बोल रहे पैसे कितने हैं, तो कहा 100 रुपए है अपने पास, तो अपन 100 रुपए में दुकानदार क्या दे सकता है, उसने बोला ऐसे यहाँ पर मिर्ची कितनी ले जाए, 1 किलो है ना, और टमाटर आधा किलो ले जाए, नहीं पाव पर सबके भाव अलग अलग है, तो भाव तो पता नहीं रहा, तो वेट बता रहा है कि इतना दे सकता हूँ, मेरे पास 1 किलो मिर्ची दे दूंगा और आधा किलो क्या दे दूंगा, टमाटर। फिर अपन को थोड़ा सा लोभ आ गया, मुझे यार थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, एक दुकान और ट्राई करें, एक और दुकान पे चले। उस दुकानदार ने कहा 100 रुपए है मेरे पास, मैं यहाँ से 1 किलो मिर्ची ले जा और आधा किलो टमाटर। तो अपन ने 3 दुकानें ट्राई की, फिर अपन ने सोचा ज़्यादा खरीदने से कोई मतलब नहीं, आगे अपन पूछा भी होगा तो सेम मिला होगा, तो अपन
अब 3 दुकानों का ऑप्शन हमारे पास, सबकी क्वालिटी एक जैसी, प्रोडक्ट एक जैसा है, तो हमें कहाँ से खरीदना है? सी से खरीदना चाहिए। जैसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस, आप लोगों को आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, लेकिन लैंग्वेज में नहीं पता है किसको कहते हैं। हम लोग क्या है, रेशनल पर्सन, बुद्धिजीवी है, और हमारा दिमाग ये कहता है कि जहाँ ज़्यादा मिल रहा हो उसी पैसे वहाँ से लेना चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज अ कंडीशन वेयर अ कंज्यूमर बाय two goods, either he get more units of both the goods or more often and constant of other. मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कंज्यूमर 2 गुड्स परचेज करता है, लेकिन वो उस जगह से परचेज करेगा जिस पर या तो उसे दोनों ही गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी मिलती हो, या फिर एक की ज़्यादा मिली और एक की पहले जितनी मिली। इसने 3 दुकानें ट्राई करी, एक कमोडिटी की क्वांटिटी सेम ही मिली सभी, लेकिन एक की उसको ज़्यादा मिली, इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया। इसी प्रेफरेंस को मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को मैं इस डायग्राम को प्रेजेंट करता हूँ। इसमें मैंने पहला डायग्राम IC1 है, इसमें मैंने इसे मार्क किया, इस तरह से मार्क हुआ, कोई पॉइंट मार्क किया, ऐसे आएगा। ये पॉइंट यहाँ मार्क किया, फिर इसमें लाइन बनाई। इधर कौन सी क्वांटिटी है? Y। इधर कितनी है? X। ये X और Y दोनों की मान लो, ये हमारे पास Y है, इसको X मान लो। पहली जो IC की कंडीशन है, इसमें मान लो कि हमारे पास Y की 2 क्वांटिटी है और X की 1 है। तो पहला हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इसमें हमारे पास Y 2 क्वांटिटी आ रही है और X कितनी आ रही है? 1 आ रही है। फिर हमने दूसरी दुकान को ट्राई किया, यहाँ पर क्या हो गया? इसकी तो 2 ही, इसकी भी 2 हो गई। इस पे लाइन सेम है, ये वाली लाइन इसकी तो कितनी सेम है, मिली 2, इसकी इनकी 2 और 2। तीसरा IC को बनाएंगे, लाइन के पास इसकी 2, इसकी कितनी मिलेगी? 3। तो Y क्वांटिटी हमें सेम मिले सब जगह, 2 सब जगह, लेकिन X की हमें ज़्यादा मिल गया, यहाँ 1 क्वांटिटी, यहाँ 2 क्वांटिटी, यहाँ 3 क्वांटिटी। ज़्यादा कौन सा IC पर है? IC3 पर। IC3 सबसे ऊपर है, तो जो सबसे ऊपर होगा हमें सेटिस्फेक्शन भी क्या देगा? सबसे ज़्यादा। इसीलिए अपने लिखा हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसका रीजन है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इसका डिफाइन में आगे लिखूंगा। अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, जैसे एमआरएस आया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस आया, इनके बारे में हम अलग से टॉपिक लिख के लिखेंगे। तो इसका रीजन माना जाएगा हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मेनली 5 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इन डिफरेंस कर्व। फर्स्ट क्या थी? IC शोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड IC कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। थर्ड fourth IC never touch both the axes. फिर higher IC shows higher level of satisfaction. समझ में आया? अब आप नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को।